हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है कि राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्लास है। पिछले 6 क्लासों में हम लोगों ने पाठ्यक्रम, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया था। आज से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछला क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्लास है। प्रश्न संख्या 1 है, अवधान व अभिरुचि के एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर हो जाएगा इसका, अवधान और रुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है। अवधान वह अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। मैकडूगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा है कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान अभिक्रियाशील रुचि है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। ये मैकडूगल के शब्दों में कहा गया है। तो सिंपल ये पूछ देता है कि इन्वर्टेड कॉमा में कि ये कथन किसने कहा है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे जिससे ध्यान में रहेगा। आगे दिया इसमें, रुचि जितनी प्रबल होगी उतनी ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। इसमें आगे दिया है, जन्मजात रुचि अनैच्छिक या अप्रेरित अवधान को निर्धारित करती है। माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज़ सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरित अवधान है। यह वात्सल्य की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। अर्जित रुचि ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती है। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक या प्रेरित अवधान है। प्रश्नों में रुचि बालक की अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है उसी प्रकार अवधान भी रुचि को उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर ध्यान देने से वस्तु स्पष्ट होती है। कोई वस्तु जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतनी ही उससे रागात्मक संबंध स्थापित होता है। उस वस्तु में रुचि पैदा हो जाती है। किसी नीरस विषय पर ध्यान देना प्रेरणिक कहलाता है, परंतु वह नीरस विषय पर ध्यान देने से सरस हो जाता है तथा उस पर स्वाभाविक अवधान के समान हम ध्यान देने लगते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है। देखिए, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो हम एक्सप्लेन करने लग जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी नीरस लगने लगेगा। जिससे मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। जहाँ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। इसके पहले हम लोगों ने अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न को एक एक जो ऑप्शन दिया था उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे आप केवल पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के द्वारा किशोर लड़के लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जा सकती है जिससे वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए एक एक किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, फिजिकल एक्टिविटीज़। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के खेलों, व्यायाम और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों के माता पिता और अभिभावकों को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेल कूद व व्यायाम के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे वे भी अपने बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। दूसरा है बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है
अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियों और कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियाँ, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद, भाषण, कविता लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें जो पॉइंट संख्या तीसरा है, संवेगों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे वे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दे और इस प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके, अकारण क्रोध आना बंद हो सके, ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके और प्रेम आदि संवेगों का स्वस्थ विकास हो सके। शिक्षक द्वारा किशोरों को वांछित स्नेह और सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके मानसिक तनाव और संघर्ष दूर हो सके। उनको न तो बालक समझा जाना चाहिए और न ही उनके साथ बालक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके महत्व को उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। चौथा है सामाजिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सोशियल एबिलिटी। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप से होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वे उत्तम सामाजिक व्यवहार के ढंग सीख सकें, अच्छा चरित्र बना सकें, अच्छी आदतें पैदा कर सकें और नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकें। इसके लिए सामूहिक खेलों, स्काउटिंग, पर्यटन शिविरों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, डिस्टिंक्शन ऑफ करिकुलम। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। उनको अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की योग्यताओं और अभिरुचियों में अंतर होता है तथा दोनों को अलग अलग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। ये भी प्रश्न ऊपर भी जो दो प्रश्न पढ़े हम लोगों ने वो भी 2023 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति के प्रभावी कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। स्मृति को अनेक तत्व या कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व या कारक निम्न प्रकार हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र ही याद कर सकता है। रुग्ण शरीर और मन स्मृति को दुर्बल करता है। दूसरा है संप्रेरणा। स्मृति का क्रिया में संप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा कठिन कार्य को सरल बनाती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होगी तो वह उस ज्ञान का कभी स्मरण न कर सकेगा। तीसरा है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा भी स्मृति को प्रभावित करती है। यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वह उसे जल्दी और सरलता से सीख लेगा। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। चौथा है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य सामग्री को बालक सुविधापूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर लेता है। दुरु, अनुपयोगी और अस्पष्ट पाठ्य सामग्री
स्मृति को प्रभावित करती है और बालक ऐसी पाठ्य सामग्री को स्मरण नहीं कर पाता। 5वां पॉइंट है सीखने की विधि। सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती है तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। 6वां है परीक्षणों के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षणों का नाम बताइए। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर है प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियां मुख्यतः व्यक्ति की गहराइयों तक दबी हुई इच्छाओं एवं आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास आदि होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं, लेकिन न तो ये दूसरों को दिखाई देते हैं और न ही व्यक्ति इनके बारे में चेतन होता है। यहाँ पे चेतन लिखा हुआ है, चेतन होता है। प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है और उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि अपने जीवन से संबंधित बातों को उन स्थितियों में प्रकट की गई उसकी प्रतिक्रियाओं का क्या अर्थ होगा। लेकिन परीक्षक उसकी परिस्थितियों की व्याख्या कर उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। फ्रीमैन के अनुसार प्रक्षेपण विधि का अर्थ उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थियों के समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्याओं को आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे। अब कुछ जो विधियां हैं व्यक्तित्व परीक्षण की वो दी हुई हैं। पहला है रोसा स्याही परीक्षण और दूसरा है बालक बोध परीक्षण। प्रश्न संख्या 5 है बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर है बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें दिया है बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बालक मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियां। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरा है बाल विकास की अवस्थाएं और चौथा है शारीरिक विकास। पांचवा है क्रियात्मक विकास और छठवां है मानसिक शक्तियां। अब मानसिक शक्तियां में क्या क्या आता है? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का विकास। सातवां है संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। आठवां है भाषा विकास। भाषा विकास के अंतर्गत आ जाएगा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। नौवां है सामाजिक विकास। 10वां है चरित्र का विकास जिसमें नैतिक मूल्य आ जाएगा। 11वां है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। 12वां है बुद्धि प्रकृति, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण। 13वां है व्यक्तित्व, प्रकृति प्रकार व्यक्तित्व परीक्षण। 14वां है व्यक्तिगत भिन्नताएं और 15वां है बाल विकास में खेल। इसमें कितना दिया है? 22 दिया है। 16वां पॉइंट है आदत निर्माण। 17वां है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। 18वां है समायोजन की समस्याएं। 19 है पारिवारिक संबंध। 20 है विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान और 21 है बाल निर्देशन और 22 है बाल विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं अन्य अभिकरणों की भूमिका।
ये जो 22 पॉइंट दिया है, ये दिया है बाल विकास के क्षेत्र में। इतने तरह से बाल विकास के ये सब सारे क्षेत्र होते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, पहला है तर्क। तर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है तर्क। समस्या के समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सर्वोत्तम अवस्था है। उसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तर्क की प्रक्रिया के लिए दो दशाएं आवश्यक हैं। एक तो व्यक्ति के मन में संप्रत्यय बन चुके होने चाहिए और दूसरे उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। इन दशाओं के अभाव में व्यक्ति तर्क नहीं कर सकते। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर वर्तमान ज्ञान परिस्थितियों से अज्ञात परिस्थितियों के संबंध में चिंतन और तर्क करता है। दूसरा है तर्क पूछा था, तो तर्क के बारे में अब देखते हैं। इसमें दिया है, मनुष्य सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इस सृष्टि में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं उनमें मनुष्य सबसे अधिक विवेकशील प्राणी है, क्योंकि उसमें सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति है। चिंतन और तर्क ही वह गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं, और अलग ही नहीं करते वरन उनसे ऊंचा उठाते हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन पर्यावरण अथवा परिस्थिति में उपस्थित समस्याओं से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसका समाधान करना चाहता है, तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चिंतन मतलब होता है सोचना। जब कोई समस्या आता है तो व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, तो वही चिंतन होता है। इसमें आगे दिया है, भूख लगने पर हम भोजन प्राप्त करके अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो भोजन प्राप्त करने के लिए हम तुरंत चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि तब भोजन की खोज हमारे लिए समस्या बन जाती है। इस प्रकार चिंतन समस्या से प्रारंभ होता है और उसके समाधान पर समाप्त होता है। जब तक समाधान न निकले या जब तक व्यक्ति समाधान निकालने के प्रयत्न में थक न जाए, तब तक चिंतन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इसी में आगे दिया है, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों की भिन्नता पर चिंतन भी भिन्न होता है। चिंतन के द्वारा निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ होता है। प्रश्न संख्या 7 है, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे? यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तित्व क्या है? यह विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है, मतलब पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है। व्यक्तित्व का जो इंग्लिश में होता है उसको पर्सनालिटी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। इस प्रकार पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति यह प्रकट करती है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों से मापा जाता है, परंतु व्यक्तित्व का यह अर्थ एकांगी है। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। व्यक्तित्व में उसके संवेग, आचार विचार, सिद्धांत, मनोवृत्ति, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां, अभिरुचियों और बुद्धि सभी कुछ समाहित हैं। व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियों के नाम दिया है जिससे हम लोग व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत राय, दूसरा है जीवन कथा, तीसरा है व्यक्ति इतिहास, चौथा है आलेखन विधि, पांचवा है प्रश्नावली, छठवां है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और सातवां है श्रेणी मूल्यांकन, और आठवां है व्यक्तिगत सूचियां। ये सभी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 8 है, vygotsky के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। उत्तर, vygotsky की रूसी मनोवैज्ञानिक थे।
व्योगॉस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज की विशेष भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी बच्चे में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे उचित प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो इससे उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं और उनके सामाजिक विकास का दायरा बढ़ने लगता है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरियां अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रगतिशील शिक्षा से आशय प्रगतिशील शिक्षा से में जॉन डुई का योगदान अति महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालकों की शक्तियों का विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करती है कि शिक्षा बालक हेतु है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसी में दिया है, जॉन डुई के प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है रुचि, दूसरा है प्रयास। इसके आगे दिया है, शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। डुई के शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए जिनसे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। ये जो था प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ था इतना। इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है और इसके आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।